नमस्कार। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2020। डेली फिल्म्स कैप्सूल में आपका स्वागत है। डेली फिल्म्स कैप्सूल में हम इंपॉर्टेंट न्यूज और स्टैटिक पार्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं, जिसका सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। आइए देखते हैं हम कौन कौन से न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं civilservicehotspot@gmail.com पे। देखिए, पिछले एक वीक का हमारा डेली फिल्म्स कैप्सूल है वो मैं डाल नहीं पाया किसी पर्सनल इशू की वजह से, तो हम उसको भी कवर करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के न्यूज। सबसे पहले स्टैटिक पार्ट में पेज 1 से है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट की एडवाइस पे एक ऑर्डिनेंस पास किया। वो ऑर्डिनेंस था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 पे। इस ऑर्डिनेंस में मेनली दो चीजों पे बात की जा रही है। पहला है कि जो वायलेंस हो रहा है मेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, उस पे बात की जा रही है। और दूसरा है कि जो वायलेंस की वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स और मेडिकल स्टाफ को सफर करना पड़ रहा है या उनकी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, उसके लिए इनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो जो पहला है वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल स्टाफ, उसमें क्या है कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको पनिशेबल कर दिया गया, यानी कि अब ये एक तरह से जुर्म होगा। अगर आप किसी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ या किसी हेल्थ वर्कर के अगेंस्ट जाके आप उनके साथ वायलेंस करते हैं या उनको कुछ क्षति पहुंचाते हैं, तो ये एक अब जुर्म के तहत माना जाएगा और उस जुर्म में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट क्या होगा कि अगर नॉर्मल केस है तो उसमें 3 महीने से लेके 5 साल तक का पनिशमेंट होगा और फाइन भी होगा, साथ ही साथ 50,000 रुपए से लेके 2 लाख तक का। अगर कोई सीवियर केस है या ग्रीवियस इंजरी है तो उसमें 6 महीने से लेके 7 साल तक का जेल होगा और फाइन होगा 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये भी कहता है कि ये वायलेंस, ये जुर्म जो है, ये एक कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और नॉन वेलेबल ऑफेंस ये होता है कि जिसमें कोर्ट आपको उस ऑफेंस के अंतर्गत बेल नहीं दे सकता है। तो ये न्यूज है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड पे। देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है, इन दोनों का पावर लगभग सेम ही होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो सेंटर के लिए होता है, यानी कि पूरे देश के लिए होता है। और जो गवर्नर का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है वो स्टेट के लिए होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रदेश के लिए होता है, ठीक है। देखिए, ये लेजिस्लेटिव पावर होता है और ये नॉन डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ये नॉन डिस्क्रिशनरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट असेंबली से या कैबिनेट से सलाह लेके ही ये ऑर्डिनेंस पास करता है। अब आर्टिकल पे बात करते हैं। आर्टिकल 123 जो है, आर्टिकल 123 आर्टिकल जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। और आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 यानी कि आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन देश में या स्टेट में बन जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है या कोई भी एक हाउस जो है वो केवल सेशन में होता है और दूसरा हाउस सेशन में नहीं होता है, तो लॉ बनाने के लिए दोनों हाउस का सेशन में होना जरूरी होता है ताकि दोनों हाउस से एसेंट लिया जा सके, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में प्रेसिडेंट क्या करता है? ऑर्डिनेंस पास करता है। और ऑर्डिनेंस पास करने के बाद वो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कब तक होती है? वो वैलिडिटी होती है पार्लियामेंट के शुरू होने से, यानी पार्लियामेंट सेशन में आने के डेट से 6 वीक तक वो वैलिड हो सकता है। अगर पार्लियामेंट उस पे कोई भी अस्वीकृति प्रदान नहीं करता है तो ऑर्डिनेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर कोई भी हाउस उसको अनएक्सेप्ट करता है तो क्या होता है कि वो ऑर्डिनेंस वहीं पे खारिज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आप इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला है ऑयल प्राइसिंग इन इंडिया। देखिए, ऑयल प्राइसिंग इन इंडिया अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि आसाम में अभी प्राइस हाई कर दिया गया पेट्रोलियम पे, ठीक है। तो पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस को हाइक कर दिया गया, तो इसलिए ये ऑयल प्राइसिंग इन इंडिया न्यूज में है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में ऑयल प्राइसिंग डिसाइड कैसे होता है, तो थोड़ा इसका हायरार्की समझ लेते हैं। देखिए, जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी होती हैं वो अपने ऑयल को डीलर्स के हाथ में बेचती हैं। डीलर्स क्या करते हैं? कंट्रीज से डील करते हैं और डील करने के बाद अपना कमीशन फिक्स करते हैं। ऐसे ही इंडिया के साथ होता है। इंडिया क्या करता है कि डीलर्स से उनके कमीशन के रेट पे ऑयल परचेज करती है और इंडिया में आने के बाद वो ऑयल, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद वो ऑयल स्टेट तक पहुंचता है। स्टेट क्या करता है कि
उस पे वैट और सेस लगाता है, ठीक है। और ये सेस लगाने के बाद और वैट लगाने के बाद ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, यानी कि टोटल कंज्यूमर तक पहुंचने में स्टेट टैक्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगने के बाद ही ये कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये पूरा हायरार्की है ऑयल प्राइसिंग का इंडिया में। तो ये हमने डिस्कस किया, इसको आप और एक्सटेंसिव वे में किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है एफडीआई इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। देखिए अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% स्टेक परचेज किया है, यानी कि रिलायंस जियो में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये अभी तक का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेक्टर में एफडीआई है, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। देखिए ये फेसबुक ने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया क्यों है? देखिए फेसबुक चाहता है कि व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी फेसबुक की ही ब्रांच है, तो फेसबुक चाहता है कि व्हाट्सएप के जरिए स्मॉल बिजनेस में ई कॉमर्स के जरिए भारत में मौका तलाश आ जाए, जिससे कि अब रिलायंस जियो फेसबुक को सहयोग करेगा और इसके द्वारा रिलायंस जियो की भी साख बढ़ेगी टेलीकॉम सेक्टर में, और एक तरह से टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली भी हो सकती है रिलायंस जियो की। और ऐसी मोनोपोली टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो का होना ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए ठीक भी नहीं है, और हो सकता है कि आगे बाकी टेलीकॉम कंपनी जो भी हैं जैसे कि भारती एयरटेल, वो भी किसी बड़े कंपनी के साथ डील के लिए अग्रसर हो ताकि रिलायंस जियो के मोनोपोली को कम किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए भी फायदे का सौदा होगा, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा या एफडीआई आएगा और कंज्यूमर को प्राइस हाइक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने डिस्कस किया एफडीआई इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। आप एफडीआई को किसी और भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है बेंगानापल्ली वेराइटी ऑफ मैंगो। देखिए बेंगानापल्ली वेराइटी ऑफ मैंगो जो है ये तेलंगाना का काफी फेमस मैंगो है। इसकी क्वालिटी और इसके शेल्फ लाइफ की वजह से ये काफी अच्छा मैंगो माना जाता है और काफी फेमस भी है। तो ये तेलंगाना में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसके बारे में और आप पढ़ भी सकते हैं। अगला है गोदावरी रिवर बेसिन। देखिए गोदावरी रिवर बेसिन अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अन्नपूर्णा रिजर्वायर में अभी वाटर छोड़ा गया, उसकी वजह से ये गोदावरी रिवर बेसिन न्यूज में है। देखिए अब बात करते हैं अन्नपूर्णा रिजर्वायर कहाँ पे है। अन्नपूर्णा रिजर्वायर तेलंगाना में है, तो इसको याद रखिएगा, तेलंगाना में और एक गोदावरी रिवर पे। अब थोड़ा गोदावरी रिवर का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए गोदावरी रिवर को हम मैप पे देखते हैं तो ये रहा गोदावरी रिवर, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, लगभग 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है और इसके काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये ओरिजिन कहाँ से होती है और इसका माउथ कहाँ है, इसके बारे में बात करते हैं। ये ओरिजिन होती है ब्रह्मागिरी माउंटेन पे, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर में है। त्र्यंबकेश्वर में एक फेमस मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव जी का एक फेमस मंदिर भी है, तो आप उसको भी कंसीडर करके इसको याद रख सकते हैं। तो गोदावरी रिवर त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और इसका माउथ कहाँ है, माउथ है वे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। ईस्ट फ्लोइंग ये रिवर है, यानी कि इधर से इधर की तरफ ये फ्लो करती है। देखिए ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और जिसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर का है। इस रिवर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्यादा है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कम है। अब आइए बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर। अगला है पेनगंगा रिवर, ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसका नाम है पेनगंगा रिवर, ठीक है। और वर्धा रिवर, ये वर्धा रिवर एमपी से निकलती है, ठीक है। अगला है वेनगंगा रिवर। तो ये तीनों जो रिवर हैं, ये तीनों रिवर ये आपस में एक साथ मिलके ये गोदावरी में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती हैं, ठीक है। अगला है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर ये ओडिशा से ओरिजिनेट होती है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है गोदावरी रिवर में। अगला है सबरी रिवर। सबरी रिवर भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये भी ओडिशा से ही ओरिजिनेट होती है। अब आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे मंजीरा रिवर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है मंजीरा, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस पे एक निजाम सागर है। ये निजाम सागर यहाँ पे है, सिचुएटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये निजाम सागर से होते हुए ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है गोदावरी रिवर से। अगला है मन्यार रिवर, ठीक है। मन्यार रिवर ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी रिवर का। तो मेनली दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती हैं गोदावरी रिवर से। अब बात करते हैं इसके माउथ की। देखिए माउथ पे ये गोदावरी रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। राजमुंदरी में, राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में कौन कौन से, एक गौतमी गोदावरी जो कि ऊपर की साइड फ्लो करती है, ये है गौतमी गोदावरी। एक है वशिष्ठा गोदावरी जो कि नीचे की साइड फ्लो करती है, ये है वशिष्ठा गोदावरी, ठीक है। अब बात
बात करते हैं इसके डेल्टा फॉर्म की। देखिए ये लो बेड डेल्टा फॉर्म करती है गोदावरी रिवर। लो बेड डेल्टा फॉर्म ये होता है कि जिसका मिड पार्ट जो है, मिड पार्ट का एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं लो बेड डेल्टा। ठीक है, आप डेल्टा के टाइप्स भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके माउथ के बाद से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था पूरा गोदावरी रिवर का मैप। इसको आप और एक्सटेंसिव वे में किसी भी मैप से, किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ट्रिब्यूटरीज इनके याद रखिएगा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, मन्यार। देखिए तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो उनका दोनों का नाम एम से है, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें ज़्यादातर गंगा वर्ड शामिल है। तो जो भी गंगा वर्ड आएगा अगर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की जा रही होगी तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। अगला है रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए अभी रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन को, जो कि एजुकेशन में टीचर के लिए डिमांड की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पिटीशन डाला गया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब को 100% रिजर्वेशन दिया जाए शेड्यूल एरिया में। जहाँ भी शेड्यूल एरिया, अगर वहाँ पे कोई शेड्यूल ट्राइब पर्सन है और वो टीचर बनना चाहता है तो उसको 100% रिजर्वेशन उस एरिया में दिया जाए। तो उसको निरस्त कर दिया है, उस पिटीशन को निरस्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इंदिरा साहनी के केस को इंडिकेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे 50% जो रिजर्वेशन है वो कैप किया गया था रिजर्वेशन पे, तो इसलिए हम किसी भी शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल एरिया में 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये न्यूज में आप इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अगला है फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया। इसको भी आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर है उस पे सब्सिडी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कट कर दिया गया है, यानी कि सब्सिडी जो दिया जा रहा था किसानों को उसको कम कर दिया गया है, यानी कि अब किसानों को महंगे रेट पे जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है उनको खरीदना पड़ेगा। देखिए एक चीज थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। देखिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम जो है वो 2010 में लाया गया था और मेनली फॉस्फेटिक और पोटेसिक जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके लिए लाया गया था, ताकि किसानों को आसानी से फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर्स उपलब्ध हो सके और किसान उसको अफोर्ड कर सकें। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। अगला है शुगर केन प्राइस। देखिए शुगर केन प्राइस अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शुगर केन के प्राइस को सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही शुगर केन के प्राइस को डिसाइड कर रखा है तो स्टेट को उस प्राइस को जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसको वेलकम करना चाहिए और उसको एडमिट करना चाहिए। तो ये इसलिए न्यूज में आप इसको पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से, शुगर प्राइसिंग कैसे होती है। अगला है एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। देखिए ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि राजस्थान ने जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट थी उसको वापस कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ गलत रिपोर्ट्स आ रही थी उस किट के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज में। देखिए जो टेस्टिंग हो रही है कोरोना वायरस की वो 2 टाइप की हो रही है। पहला है पीसीआर टेस्ट, यानी कि पीसीआर का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा चेन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है, और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एंटीबॉडी टेस्ट में इम्यून सिस्टम को मेजर किया जाता है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, कोविड-19 के लिए का इम्यून सिस्टम कैपेबल है या नहीं है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। देखिए एंटीबॉडी टेस्टिंग किट गलत क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारे लोग जो हैं वो कोई जरूरी नहीं है कोरोना वायरस की ही वजह से उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा हो, और भी बीमारियां होती हैं जो शरीर में, उसकी वजह से भी हमारे एंटीबॉडीज में लॉस होता है क्योंकि वो हमारे उन बीमारियों से लड़ने की कोशिश करती हैं, तो एंटीबॉडी उसमें लॉस होता रहता है और लॉस होने की वजह से जो टेस्टिंग किट है वो उसका मेजरमेंट कम शो करती है। और एंटीबॉडी टेस्टिंग किट में बस पिन पॉइंट ब्लड की जरूरत होती है, तो एंटीबॉडी पिन पॉइंट ब्लड से एंटीबॉडी तो मेजर हो सकता है, लेकिन उस पिन पॉइंट ब्लड में कोरोना वायरस का कोई जरूरी नहीं है कि वायरस पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो इसलिए एंटीबॉडी टेस्टिंग किट ज्यादा रिलायबल नहीं है, ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है, तो इसलिए इस किट को वापस किया गया। तो ये न्यूज में एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, आप ये दोनों टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा, पीसीआर प्लाज्मा चेन रिएक्शन टेस्टिंग जिसमें आरएनए डिटेक्ट किया जाता है, और ये काफी वैलिड इसको माना जाता है पीसीआर टेस्ट को। और अगला है एंटीबॉडी टेस्टिंग जिसको सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी बोलते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से। अगला है स्वाइन फीवर। देखिए स्वाइन फीवर अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि आसाम में कुछ स्वाइन्स में इस फीवर को पाया गया और उसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई है। तो स्वाइन और स्वाइन फ्लू में डिफरेंस होता है, तो आप
इसको किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ सकते हैं। ये स्वाइन फ्लू से अलग होता है, ये मेनली स्वाइन में होता है और इसके होने के बाद से 14 से 15 दिन के बाद स्वाइन की मौत भी हो जाती है और ये साउथ एशिया में ये एंडेमिक भी है। साउथ एशिया क्या, यूरोप में भी है, ये अफ्रीका में भी एंडेमिक फीवर है जो कि मेनली स्वाइन में होता है। अगला है रबी क्रॉप्स। देखिए रबी क्रॉप्स अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि रबी अनाज की मार्केट में प्राइस अभी काफी खराब स्थिति में, जिससे किसान परेशान है और प्राइसिंग की इस स्थिति का मेनली 4 कारण बताया जा रहा है। पहला कारण यह बताया जा रहा है कि रबी की फसलों की कटाई में देरी हुई है उसकी वजह से। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि लेबर की कमी की वजह से। तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा कारण यह बताया जा रहा है कि मंडी के कारोबार में गिरावट आने की वजह से जो रबी के अनाज के मार्केट में मूल्य हैं वो काफी खराब स्थिति में है। अगला है रेमिटांसेस टू इंडिया। देखिए रेमिटांसेस टू इंडिया अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें कहा गया है कि इंडिया में 23% की गिरावट होगी इस साल रेमिटांसेस में। रेमिटांसेस का मतलब क्या होता है कि विदेशी मुद्रा को वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के द्वारा इंडिया में भेजे जाने को ही रेमिटांसेस बोलते हैं। जो भी वो वहाँ पे कमाई करते हैं वो अगर इंडिया में भेजते हैं तो उसको रेमिटांस बोला जाता है। तो उसी को लेकर अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा है कि 23% इस साल इंडिया के रेमिटांसेस में गिरावट आएगी। अगला है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज। देखिए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि इसको अपडेट किया गया। ये चार्ज जो है ये ऑपरेटर के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है एजीआर के कुछ फॉर्म में, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कुछ % के फॉर्म में ये गवर्नमेंट को पे किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। कौन से ऑपरेटर? टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के % के फॉर्म में पे किया जाता है और ये % डिसाइड करता है ट्राई हमेशा टाइम पे। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज टाइम पे चेंज होता रहता है और इसको डिसाइड करता है कौन? ट्राई डिसाइड करता है। ठीक है, अगला है ट्राई को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये दोनों टॉपिक एक ही न्यूज से हैं तो ट्राई को हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए ट्राई जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत बनाया गया, जिसमें एक चेयरपर्सन और 2 से ज्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं हो सकते और 2 से ही ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं हो सकते हैं। यानी कि टोटल 5 मेंबर होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर, 2 पार्ट टाइम मेंबर और 1 चेयरपर्सन। अच्छा, 2016 में ट्राई कंट्रोवर्सी में आया था। ये कंट्रोवर्सी में कॉल ड्रॉप को लेके आया था, जिसमें ये ट्राई ने बोला था कि अगर कॉल ड्रॉप होती है तो टेलीकॉम ऑपरेटर कंज्यूमर को कंपनसेशन देगा। ठीक है, अगर एक बार कॉल ड्रॉप होती है तो 1 रुपए, 2 बार होती है तो 2 रुपए और 3 बार होती है तो 3 रुपए। मैक्सिमम 3 टाइम्स उसने निर्धारित किया था कॉल ड्रॉप के लिए, लेकिन बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन को हटा दिया था, ये बोलते हुए कि ये अनरीजनेबल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राई के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये रहे आज के टोटल स्टैटिक पार्ट जिसको आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हमने गोदावरी रिवर बेसिन सिस्टम डिस्कस कर लिया है। अगला है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में आज हमें 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं और ये पहला एडिटोरियल है टाइम फॉर प्लेनेटरी सॉलिडेरिटी, दूसरा है द विलेज इज स्टिल रिलेवेंट, तीसरा है प्री रिटायरमेंट जजमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। तो ये तीनों इस एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसको डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एडिटोरियल आपको हमेशा खुद से पढ़ना चाहिए ताकि आप खुद का ओपिनियन जनरेट कर सको किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस में भी ये काफी हेल्प करता है एडिटोरियल खुद के पढ़ने का, और आपकी वोकैब्स भी इससे अच्छी होती हैं। तो आप ये तीनों एडिटोरियल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, मैं वहाँ एडिटोरियल पोस्ट करता हूँ तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट। इसको हमने डिस्कस भी किया है तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 6 सप्ताह के बाद से इसको पार्लियामेंट के रीअसेंबली के 6 सप्ताह तक इसका वैलिडिटी होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज ए डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंटर से प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, तो इसका आंसर होगा 1 ओनली, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 1 और लक्ष्मीकांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली अन्नपूर्णा वाटर रिजर्वायर इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन द तेलंगाना स्टेट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तेलंगाना स्टेट में है अन्नपूर्णा वाटर रिजर्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गोदावरी रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर इन द अन्नपूर्णा वाटर रिजर्वायर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गोदावरी रिवर ही मेन सोर्स है। तीसरा स्टेटमेंट है, मंजरा, पूर्णा एंड वर्धा रिवर आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। देखिए मंजरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। पूर्णा और वर्धा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। देखिए यहाँ पे है मंजरा रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और पूर्णा
यहाँ पे ये और ये वर्धा रिवर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मंजीरा नहीं है। तो 1 and 2 ओनली करेक्ट, तो आंसर इज बी। इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेनिशान और बेंगनपल्ली मैंगो वेराइटी इज पॉपुलर ड्यू टू इट्स क्वालिटी, टेस्ट एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। बेनिशान इज वाइडली ग्रोन इन, कौन से स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है? अभी हमने इसको डिस्कस किया था बेंगनपल्ली मैंगो के बारे में, तो ये तेलंगाना में मेनली ग्रोन किया जाता है, ठीक है। और इसका सोर्स है द हिंदू का पेज 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट एंड चैप्टर 5 ऑफ द पार्ट 6 डील्स विद द हाई कोर्ट्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चैप्टर 4 जो है पार्ट 5 का वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो सुप्रीम कोर्ट को डील करता है, और चैप्टर 5 जो है पार्ट 6 का वो डील करता है हाई कोर्ट को। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये द हिंदू के एडिटोरियल पेज से ये स्टेटमेंट है, तो इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जजेस कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124(4) एंड 217(1)(b। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट डायरेक्ट द हिंदू के एडिटोरियल से उठाए गए हैं, तो इसको आप एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है। द हिंदू के पेज 7 से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम वाज सेट अप इन 2010 टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ phosphatic and potassic fertilizer to farmers at an affordable price, as the retail price of such non-urea fertilizers are decontrolled and set by manufacturers। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2010 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लाया गया था पोटेसिक फर्टिलाइजर्स और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को फार्मर्स तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, रिसेंटली द CCEA approved the inclusion of complex fertilizer ammonium phosphate under the nutrient based सब्सिडी स्कीम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी CCEA ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है कि अमोनियम फॉस्फेट को इंक्लूड किया जाए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत। तो बोथ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा सी, यानी थर्ड, बोथ 1 and 2। सोर्स है इसका द हिंदू का पेज 8। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द स्वाइन फीवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्लासिकल स्वाइन फीवर आर हॉक कॉलरा इज हाईली कॉन्टाजियस डिजीज ऑफ स्वाइन। द disease is endemic in much of Asia, Central and South America and parts of Europe and Africa। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको हॉक कॉलरा भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, द स्वाइन फीवर एंड स्वाइन फ्लू आर सेम डिजीज इन पिग्स। देखिए बिल्कुल गलत है। स्वाइन फ्लू H1N1 के वजह से होता है, और स्वाइन फीवर एक फीवर है, ये भी वायरस ही होता है, लेकिन ये अलग टाइप का वायरस होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग डिजीज है पिग्स में, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो आंसर होगा इसका ए। सोर्स है द हिंदू पेज 11। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक पब्लिश्ड ए रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रेमिटेंसेस। द रिपोर्ट सेड इन इंडिया रेमिटेंसेस फॉर 2020 आर लाइकली टू फॉल बाय 23%। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, 23% इसका आंसर होगा। सोर्स है द हिंदू का पेज 14। विद द रेफरेंस टू द स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज इज पेएबल बाय द लाइसेंस प्रोवाइडिंग मोबाइल एक्सेस सर्विसेज एज ए परसेंटेज ऑफ देयर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है कि एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंतर्गत में कुछ परसेंट के तहत इसको टाइम पे गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को। अगला स्टेटमेंट है, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज इज पेएबल एज पर द स्पेक्ट्रम स्लैब्स ऑब्लिक रेट्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। तीसरा, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज इज रेगुलेटेड बाय ट्राई। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको रेगुलेट ट्राई ही करता है, तो इसमें ऑल करेक्ट होगा, तो आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। सोर्स है द हिंदू का पेज 16। तो थैंक यू। आज हमने टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस किया। एडिटोरियल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको हमें पढ़ना है, और स्टैटिक पार्ट हमने डिस्कस किया, गोदावरी रिवर बेसिन भी डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी का जो हमारा रह गया है पिछले एक वीक का उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।